दर्शक मित्रों, आज के 28 अक्टूबर के थिंक लाइन के संस्करण में आपका स्वागत है। आज शुरू में मैं तारीख क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके तकरीबन 10-12 घंटे पहले जो इजराइल हमास का वॉर शुरू हुआ था, हमास के बर्बरतापूर्ण इजराइल में हुए हमले में 1200 लोग मारे जाने के बाद जो स्थिति पैदा हो गई थी और इजराइल ने रिप्लाई देना शुरू किया था, मगर गजा पट्टी में अंदर नहीं प्रवेश थे वो। मगर आज ये दिख रहा है कि इजरायली सेना आखिर में गजा पट्टी में प्रवेश ही चुकी है। 223 हॉस्टेजेस के जान का अभी भी मामला बना हुआ है, मगर बड़ी मात्रा में बंकर बस्टर बॉम्ब अभी गिराए जा रहे हैं गजा, और उसमें एक वहां की बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, अल शफा हॉस्पिटल, उसके पास भी एक बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया। वजह क्या है पता है आपको? उसके अंडरग्राउंड में दो फ्लोर अंदर, जमीन के अंदर हमास का हेडक्वार्टर था। तो बंकर बस्टर बॉम्ब्स अपना काम कर रहे हैं। दरियाई सीमा से भी हमले कर रहा है। साथ साथ में कल रात को 27 अक्टूबर की रात को, हमारे यहाँ भारत में जब रात होती है तब, अमेरिका भी इसमें सीधी तरह इन्वॉल्व हो चुका है। उन्होंने सीरिया के ऊपर हमला किया है। मतलब क्या और वजह क्या? अमेरिकन इंटरेस्ट के कई स्थलों पर, अमेरिकन एयरबेसिस पर पूरे अरब वर्ल्ड में हमले होना शुरू हो चुका है। वहां तक कि स्टारबक्स को भी लूटा जा चुका है। स्टारबक्स कॉफी को भी लूटा जा रहा है। स्थिति बहुत रोचक हो चुकी है। रोचक नहीं कहना चाहिए मुझे, भयावह कहना चाहिए। भयावह हो चुकी है। तो ये सब में आगे क्या होगा वो जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, इंडिया क्रॉनिकल्स के। उमेश जी, आप शुरू कीजिए, क्या हो रहा है पिछले 12-14 घंटे में? बहुत जल्दी जल्दी कार्यवाही हो रही है, मैं बीच में बटन करता जाऊंगा। हमने इस्माइल हनिया का स्टेटमेंट भी सुना, हमने सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट भी देखा, सब देखा हमने ये भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी देखा। स्टेटमेंट क्या, वो तो एक फ्रेज था, फिंगर ऑन द ट्रिगर। हिजबुल्लाह को बोल दिया तैयार रहो। ये हो क्या रहा है और कहां जाएगा उमेश जी? जैसे आपने बताया, ग्राउंड इन्वेशन अभी चालू हो चुका है। कल रात को 12 घंटे पहले इजरायली टैंक्स अभी गाजा में है, और कल रात को ही इजरायली एयरफोर्स ने वहां पे 150 म्यूनिशंस डाले थे, जो आपने बताया बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जिसके कारण जो हमास का जो टेरर नेटवर्क है, अंडरग्राउंड टेरर नेटवर्क, जो 2 मीटर वाइड और 2 मीटर हाइट में है, जिसमें एक साथ में 2 आदमी आराम से आ जा सकते हैं, कॉम्बैट ट्रेनिंग चलती है, जो 500 किलोमीटर लॉन्ग है, उसको टारगेट किया जा रहा है। इसराइल बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा है। वो पहले ट्राई कर रहा है कि हमास का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, जो टनलिंग नेटवर्क है, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने कल रात को 150 बम डाले थे, और टोटली अभी तक मेरे हिसाब से 7 से 8 हजार बम डाल चुके हैं। और इसराइल की जो मिसाइल्स होती है, जब वो एक मिसाइल डालते हैं तो इतना बड़ा क्रेटर बन जाता है, 10 मीटर वाइड क्रेटर जैसा बन जाता है। तो एक बहुत ही भयावह स्थिति है। 50% ऑफ गाजा की बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स पॉज हो चुका है। इंटरनेट की सेवाएं नहीं है। फूड फ्यूल तो पहले से ही बंद कर चुके हैं। वहां पे सिचुएशन जरूर ग्रिम है। वहां के जो 2.3 मिलियन इनहेबिटेंट्स है गाजा का, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट सब जगह से बातें एक चीज होती जा रही है कि इसराइल को सीज फायर करना चाहिए, पर कभी कोई बोलता नहीं है कि हमास के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वेदर आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए या अरब लीग देख लीजिए, दे आर नॉट कंडेमनिंग द वायलेंस ऑफ हमास। अभी भी अगर आप देखा जाए तो साउथ इसराइल का एक शहर है एश्कलोन, उसके ऊपर हमास फायर कर रहा है। आपने एक और एक बात बताई थी हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 100,000 1 लाख की 50,000 रिजर्व है उनके पास। उनकी मिसाइल्स में
एक 1.5 लाख नंबर्स की मिसाइल है जो 75 किलोमीटर टारगेट कर सकती है। 9000 मिसाइल्स है जो 250 किलोमीटर टारगेट कर सकती है, और अराउंड 2000 नंबर्स वैसी है जो 500 किलोमीटर टारगेट कर सकती है। हिजबुल्लाह इज सपोर्टेड बाय ईरान, और ये लोग बेस्ड है लेबनान में, और लेबनान के साथ सीरिया में भी बेस्ड है। वहां पे अगर बाय चांस इसराइल ज्यादा अंदर चले जाता है तो दे विल ओपन अ सेकंड फ्रंट वॉर। तो इसराइल का एक मल्टी फ्रंट वॉर में सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकन ट्रूप जरूर है खाड़ी में। अगर आप देखे जाए तो उनके दो जो शिप फ्लीट्स है, मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े फ्लीट्स है, जिसके अंदर एक फ्लीट में 75 एयरक्राफ्ट है, और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉम्बर्स है F-35, और B-52 बॉम्बर्स भी है, वो भी डिटर करने के लिए है। बट मेरे मानना ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी शेप हो रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। इसमें मुझे एक चीज लग रहा है कि इसमें फायदा सिर्फ दो कंट्री का है, एक तो अमेरिका का है, एक रशिया का है। मुझे तो ये लग रहा है कि दोनों का जो वॉर है, जो रशिया यूक्रेन और ये जो गल्फ में हो रहा है, दोनों में फायदा, इकोनॉमिक फायदा अगर देखा जाए तो सिर्फ इन दोनों कंट्री का है। यूक्रेन में अगर वॉर हो रहा है तो फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर रशिया अपने दाम पे बेच रहा है, अमेरिका अपना जो नेचुरल गैस है यूरोप को बेच रहा है एट हायर प्राइस। इस वॉर में भी आपने कल सुना होगा कि हमास के लोग गए थे वहां पे सीज फायर के लिए, पर फिर भी काम नहीं हो पाया क्योंकि उसकी किसी ने वजह मैं लीक कर बताऊं, दिया। उसकी उसकी वजह मैं हाँ, बताऊं, लोगों को वजह मैं हाँ, बताता हूँ कि ऐसा कहा इसके गया। अंदर हमास वालों नहीं, ने कहा ये गया कि 50 हॉस्टेज तो मर चुके हैं। 50 हॉस्टेज मर चुके हैं, उन्होंने ऐसे बताया गया था। तो इसराइल अभी ग्राउंड ऑफेंसिव करना चाहता है। आज अगर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम होता है वॉर का, तो सबसे ज्यादा क्रूड सप्लाई डिस्टर्ब होती है। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका अपना शेल फ्रैक्किंग के थ्रू जरूरत पूरी कर रहा है। इनफैक्ट अमेरिका आज सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर भी हो चुका है। इस वॉर से डायरेक्ट फायदा हो रहा है रशिया को। जितना ज्यादा तेल के दाम बढ़ेंगे उनको फायदा होगा, दे विल बी एबल टू रैंप अप द प्रोडक्शन कैपेसिटी। मिडिल ईस्ट में अगर वॉर होता है तो वहां पे प्रॉब्लम होगी उनकी रिफाइनरीज कैपेसिटीज पे, वहां पे चोकिंग होगा। तो और सब लोग मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। चाइना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको। देखिए, इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत ही बड़ी कंजम्पशन करते हैं ऑयल का। जब भी $1 जब बढ़ता है तो उनके इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $2 बिलियन का फर्क होता है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा डेंथ होता रहता है। चाइना तो हमारे से भी ज्यादा है। तो एनी वॉर विच इज देयर इन द मिडिल ईस्ट इज एक्चुअली डेट्रीमेंटल टू इंडिया एंड चाइना बोथ। तो मेरा ये मानना है कि रशिया और अमेरिका का एक प्री स्क्रिप्टेड मैच है कि दोनों चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे और इसमें पीस प्रोसेस नहीं हुए। नहीं, मगर बहुत लोग मुझे तो मेरी इस अभी अभी उमेश जी मैं बताऊंगा, मैं उससे थोड़ा विपरीत व्यू रखता हूँ इस विषय बारे में। आपने इकोनॉमिकल बात कर दी, बराबर है, मगर मुझे तो यहाँ पर यह दिख रहा है कि हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, ये सब मिडिल ईस्ट, और अभी तो सऊदी अरेबिया भी एक ही जबान बोलने लगा। सी देयर एम, दे हैव वेरी क्लियरली सेड टुडे कि अल्टीमेटली दे वांट मिडिल ईस्ट फ्री ऑफ यूएसए। एंड वो कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर इसराइल का नामो निशान मिटा दे, जो ईरान बहुत पहले से कह चुका है, तो ही हो सकता है। और आज तो मैंने वीडियोस देखे, जैसे अमेरिकन टारगेट्स है, अमेरिकन बेसिस है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो खाली होते दिख रहे हैं। एयरपोर्ट, बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर आप देखो तो यूएस मराइन्स की लाइन लगी हुई है बाहर जाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, ये कहने वाली बात, सुनने वाली, इतनी इतनी लाइटली लेने वाली बात नहीं है, खाली इकोनॉमिक सैंक्शंस वाली बात नहीं है, जिसमें लाखों हजारों जान जा सकती है। देखिए, जो यूएस का डीप स्टेट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी जान जाए नहीं जाए। आपको याद होना चाहिए 1941 में, 43 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था, तब अमेरिका को वॉर में कूदना पड़ा। उससे पहले अमेरिका जर्मनी को भी सप्लाई करता था, एलाइज को भी सप्लाई करता था। आज रशिया इज फोर्सिंग अमेरिका टू ज्वाइन द वॉर। अमेरिका ज्वाइन नहीं होना चाहता है, वो सिर्फ वहां पे एक सपोर्ट देने गया था कि इसराइल के ऊपर वो एक तरह से
एक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इजराइल अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं बना सके, इट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। और इजराइल जरूरी है अमेरिका को मिडिल ईस्ट को बर्निंग रखने के लिए, ये बात सऊदी अरेबिया जानता है। पर सऊदी अरेबिया और यूएई जो बहुत ही मतलब फॉरवर्ड नेशंस है, जिनके मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान, दे आर नॉट एंजॉइंग पॉपुलर सपोर्ट। उन्हें मालूम है कि यूएस ये काम कर रहा है, बट आज भी सऊदी अरेबिया का डिफेंस है, इट इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। यूएई का जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है, दे हैव बीन बॉट फ्रॉम अमेरिका। सो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा आर्म्स रेस है जो चालू हो रहा है मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट में अगर ऑयल सप्लाई कर्टेल होता है, और मिडिल ईस्ट में अगर इस तरह से दिस इज अ कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें एक तरह से एस्केलेशन हो रहा है, जिसमें अमेरिकन कैपिटलिस्ट को फायदा हो रहा है और रशियन ओलिगार्क को फायदा हो रहा है। इट इज नॉट लाइक अ फुल ग्रुप ब्लोन वॉर की वो सब लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट। जैसे जैसे उनको समझ में आ रहा है, वो दे आर ज्वाइनिंग द थिंग्स। सो मुझे तो ये लग रहा है कि आगे जाके ये जो वॉर रहेगा, जो इजराइल गाजा में जाएगा, वो 18 महीने चलने वाला है। इट विल टेक 18 months ऑफ कोम्बिंग ऑपरेशन, डोर टू डोर उनको टनल नेटवर्क डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यहां तक बोला जा रहा है कि इनके जो टनल है, इट इज अराउंड 30 to 70 meters डीप। तो आप सोच लीजिए, एंड इट हैज बीन वेल इनको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स है किसी से भी। इन्होंने भी बनाया है ये टनल्स। दिस हैज बीन रीइंफोर्स्ड बाय स्टील, कंक्रीट, एंड उनके पास वेल वेंटिलेटेड सिस्टम भी है। दे कैन स्टे अंडरग्राउंड फॉर मेनी डेज टू ऑल टुगेदर। So this operation will definitely cost, it will definitely take 1 year to 18 months definitely for effectively doing that. और मेरा ये मानना है कि रशिया और इजराइल का एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो चुका है कि दे हैव डिसाइडेड, क्योंकि रशिया के अंदर भी ज्यूज है, इजराइल के अंदर भी ज्यूज है। रशिया इज ट्राइंग टू टेक आउट इजराइल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अमेरिका। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न कॉरिडोर था, जब बाइडेन ने भी बोला था कि वो एक टारगेट है। इसके अंदर टर्की, कतार और पाकिस्तान, ईरान इन्वॉल्व है कि ये कॉरिडोर चले नहीं। तो बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स है इसके अंदर। ये मुझे एक तरह से एक वेल स्क्रिप्टेड कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। एवरीबॉडी इज डूइंग। उमेश जी, मैं तो ये चीज बताऊंगा आपको। एक तो एक हिस्ट्री ये कह रही है, Israel never fights very long wars. Israel will fight a war to finish in a very swift manner. बहुत जल्दी से। जो आप 1 साल 18 महीने बता रहे हैं, वो इतना लंबा चलने की तो मुझे आशा ही नहीं दिख रही। और उसके इंडिकेशंस आज दिख रहे हैं ऑन ग्राउंड, ऑन बैटल ग्राउंड, कि चारों तरफ से इजराइल को घेरने का शुरू हो गया, जो पहले भी अरब नेशंस करते आए। 2 बारी कर चुके हैं वो, 2 बारी कर चुके हैं और 2 बारी मार खा चुके हैं। फिर भी इस बारी भी ये हो रहा, फिर से ये होगा। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक द यूएस नेवल फ्लीट्स आर देयर। जो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, यस, इकोनॉमिकली व्हाट यू से माइट हैपन, मगर मैं जो देख रहा हूं यहां पर, तो मुझे ब्लूप्रिंट दिख रही है 2 पैरेलल लाइंस ऑफ थिंकिंग और 2 पैरेलल लाइंस ऑफ रिलीजन आउट टू फिनिश ईच अदर। एक दूसरे को खत्म करेंगे। अब इस्लामिस्ट डू नॉट वांट इजराइल टू एग्जिस्ट। ये उनका स्टेटेड स्टेटमेंट है। तो मुझे ये ताज्जुब नहीं होगा, मुझे ये खत्म कर देता हूं, मुझे ये ताज्जुब नहीं होगा कि 1 महीने के अंदर गजा को सेटल करके इजराइल सीधा ईरान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आए। तो ईरान जब अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, उससे पहले ईरान की रिफाइनरीज को टारगेट इजराइल करेगा, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। और उनकी जगह पे यूएस करेगा तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये वॉर ऐसे तो नहीं दिख रहा है कि कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और ये कंट्राइव्ड है। ऐसे नहीं, जैसे यूक्रेन का वॉर 2 साल चला, ये चलने वाला नहीं है। 2 महीने 3 महीने ज्यादा से ज्यादा। देखिए, जब ये जो कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो बोला जाता है, इसके अंदर यूक्रेन और रशिया के बीच में
जब वॉर हो रहा था, जिसमें फायदा रशिया को भी हो रहा था, यूएस को भी हो रहा था। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व है। आपको मालूम होना चाहिए हिजबुल्लाह एक लेवरेज है ईरान का, जो जितने रॉकेट्स उनके पास है, मल्टीपल फ्रंट्स वॉर खुलते हैं, तो इजराइल विल बी फोर्स टू इन्वेड लेबनान, और लेबनान को इन्वेड करके वहां पे उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क उनको उनको खत्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जॉर्डन को कूदना पड़ेगा वॉर में, क्योंकि उनके गोलन हाइट से भी प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, सीरिया से भी आ जाएगा प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये मानना पड़ेगा कि 2 साल 3 साल पहले IRGC इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के जो चीफ थे कासिम सुलेमानी, उनका असैसिनेट हो चुका था। फिर सेकेंड, वहां पे जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको भी एक कंट्रोल्ड तरीके से मारा गया इजराइल ने। वहां पे भी उन्होंने इजराइल में बैठ के वहां पे गन लगा के उन्होंने उनको भी एलिमिनेट कर दिया। और आज की डेट में ईरान 90% यूरेनियम एनरिच कर चुका है। इट इज जस्ट फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम डेवलपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और आपने जैसे बोला, बिफोर दैट हाँ, इट विल बी अटैक्ड। नहीं, एक सेकंड में वही कंप्लीट कर रहा हूं। तो ये एक विंडो है, मुझे एक लग रहा है कि इसके अंदर यूएस में यूज दिस एज अ चांस टू बम्बार्ड द इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। और मेरे हिसाब से कुछ भी एस्केलेशन अगर होता है, तो अगर हिजबुल्लाह घुस जाता है और इजराइल इज एबल टू न्यूट्रलाइज हिजबुल्लाह, देन द नेक्स्ट अटैक विल बी ऑन इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में दे विल प्रूव दैट ईरान हैज बीन फंडिंग हिजबुल्लाह, और इस हिसाब से दे आर एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द इजराइल। तो इजराइल विल बी फोर्स्ड टू एक्ट इन what do you say, doing a preemptive strike along with US at the Iranian nuclear facilities. आज से कुछ साल पहले आपको याद होगा, इजराइल ने वहां पे एक वायरस भेजा था इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, और उस वायरस ने उनके सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी फाइल्स को करप्ट कर दिया था। उसको बोलते थे स्टूटनिक्स बोलते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। इसमें बहुत सारे स्टेट एक्टर्स हैं, और इसमें अगर एक कंट्री मुझे लगता है जो रियली पीस ला सकता है इस रीजन में, वो है रशिया। आज रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसका लेवरेज इजराइल पे भी है, उसका लेवरेज हमास पे भी है। बट Russia will use this as a tool to ensure that US stops the war in Ukraine. तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, जिसमें कौन ब्लिंक करता है फर्स्ट, कौन टेबल पे आता है नेगोशिएशन टेबल पे, वो देखना जरूरी है। तो इस वॉर के बहुत सारे आयाम हैं, मेरा यही मानना है। आयाम तो है, मगर ये जो दिख रहा है, और उसके साथ में मुझे तो एक चीज समझ में आती है कि एक धार्मिक जिहाद की जहां बात होती है, इस्लामिक जिहाद की बात होती है, हम जिहाद करेंगे, और जो नारे लग रहे हैं आजकल पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, भारत के बॉर्डर पे सुलगना शुरू हो गया, जिसका अंदेशा हम जो लास्ट बात कर रहे थे मैंने दर्शाया था। मैं ये समझता हूं ये कहीं ना कहीं इसके तार, ये जो अपना फ्लेयर अप हुआ है बॉर्डर पे, उसके तार कहीं ना कहीं कतर और ये बाजू पैलेस्टाइन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहां पर मेरे पास ये मानने के लिए कारण है, क्योंकि आज अभी जो असले यूज हो रहे हैं वो एक ही किस्म के असले जो यूज हो रहे हैं, शस्त्र सरंजाम जो वापरा जा रहा है अरबिक वर्ल्ड की तरफ से, वो एक ही किस्म का है। तो इट लुक्स वेरी वेरी क्लियर that there is a big sinister plan which is brewing, and we अपना मिडिल ईस्ट का रीजन, साउथ एशिया का रीजन is up for something very very sinister. आप क्या मानते हैं? देखिए, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि अगर मिडिल ईस्ट अगर प्रॉब्लम में आता है, तो उसके तार साउथ एशिया तक नहीं जाएंगे, उसके तार जाएंगे सेंट्रल एशिया पर, और उसमें प्रॉब्लम आएगा इवन चाइना को। चाइना के अंदर यूगर मुस्लिम्स का ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब आग फैलती है और सुलगती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से फैलेगी, इट कैन टेक एनी फॉर्म। जो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, जिहाद की आइडियोलॉजी है, इट कैन स्टार्ट अ सिविल वॉर इन यूरोप, इट कैन स्टार्ट अ डिस्टर्बेंसेस इन अमेरिका। अगर आज जिस हिसाब से जूस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, सडनली
कल ऐसा भी हो सकता है कि अरब्स और मुस्लिम्स पे अटैक हो यूरोप में। इट में दे माइट बी अटैक्ड इन अमेरिका एज वेल। सो एक तरह से अगर आप जो कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं अगर ये बढ़ गया तो ऐसा नहीं होगा कि सब जगह अटैक सब जगह चालू हो जाएगा। नहीं, तो एक्शन इस का तरह से रिएक्शन आएगा ना, हर एक एक्शन का नहीं वो रिएक्शन आएगा। विल बी अ सिविल वॉर एंड अनरेस्ट नॉट जस्ट इन मिडिल ईस्ट, ये हर जगह होगा। और इसमें जो कंट्री अवॉइड कर पाएगी इस बैटल में, इसको इम्यून कर पाएगी, वो ग्रोथ करेगी। मुझे तो ये मानना है। और आपने जो बात किया है कटार के जो शेख है, दे आर द वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफ ऑल टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2017 में गल्फ काउंसिल ने इनको बार कर दिया था। ईरान, सऊदी अरेबिया और दो तीन कंट्रीज ने मिलकर इनके ऊपर एम्बार्गो लगा दिए थे। कटर एयरलाइंस कुड नॉट यूज द एयर स्पेस ऑफ दिस कंट्रीज। ओके, सॉरी, ईरान नहीं था, सऊदी अरेबिया और बाकी जॉर्डन सब ने मिलकर किया था। यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन। हाँ, इन लोगों ने करके दिया था। और मेरा मानना ये है कि आगे जाके अगर आज अगर देखा जाए, कटार को रेन करना बहुत जरूरी है। कटार का सबसे बड़ा अगर सपोर्टर है इन द रीजन, वो अमेरिका है। और कटार ही ऐसी कंट्री है जिन्होंने एक दोहा टॉक्स में अमेरिका और तालिबान के बीच में पीस ब्रोकर करवाया था। तो एक तरह से अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा था, $85 बिलियन ऑफ इक्विपमेंट छोड़ा था। तो मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि इसका प्रॉब्लम सिर्फ अफगानिस्तान तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका प्रॉब्लम आएगा सेंट्रल एशिया में, इसका प्रॉब्लम आएगा साउथ एशिया में, इसका प्रॉब्लम आएगा मिडिल ईस्ट में। तो उसके तार उधर से जुड़े हुए हैं। जब से अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉ किए हैं और उनके $85 बिलियन का जो उन्होंने जो असला छोड़ा था, उसके कारण एक जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है। और उसके आपने ये भी देखा है कि यूक्रेन वॉर के बाद, यूक्रेन वॉर में भी अमेरिका ने अराउंड मेरे ख्याल से $100 बिलियन ऑफ एड भेजा है यूक्रेन को। उसमें भी अपने डिप्लीटेड जो एम्यूनिशन है वो भेजा है उन्होंने, जो जंग है उसको भी कॉस्ट करके उन्होंने भेज दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने $2.26 ट्रिलियन खर्चा किया है। उसके अंदर $2.02 ट्रिलियन मतलब 2002 बिलियन उनके टॉप 5 आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को मिले हैं। और 2016 से 20 तक जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब उनको कोई भी बिजनेस नहीं आया था। जो ये मेरा एक मानना है कि एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अंदर अमेरिका के जो डीप स्टेट है, जिनकी आर्म्स इंडस्ट्री है, और उसके साथ इसका फायदा हो रहा है, रशिया को भी हो रहा है। तो जितने भी आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, यूरोप में हैं, एशिया में हैं और अमेरिका के हैं, दीज कैपिटलिस्ट आर एक्चुअली इंजीनियरिंग सच सॉर्ट ऑफ वॉर्स। और जो ये अरब के जो शेख्स हैं, दे आर जस्ट पपेट्स। आज मोहम्मद बिन सलमान एक ही इज अ विशनरी लीडर, वो चाहते हैं कि अलग हो जाए, बट उन्हें भी एक रेडिकल स्टैंड लेना पड़ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। उन्हें भी एक लिप सर्विस देना पड़ रहा है। पर एटलीस्ट वो नहीं चाहते कि पैलेस्टीनियन को वो अपने देश में लाना नहीं चाहते। वो छोड़िए, इजिप्ट जो उनका नेक्स्ट डोर नेबर है, वो अपनी सिनाई पेनिनसुला में आने नहीं देना चाहता उनको। नहीं, वो इसराइल तो वही शरणार्थी, चाहता। पैलेस्टीन शरणार्थी तो किसी को नहीं चाहिए। वो बात हाँ, तो समझ उनको, में आती है, वो बात तो इनको मगर मगर किसी जिस को शरणार्थी चाहिए, पर वो सब चाहते हैं कि वो गाजा को सपोर्ट करे, वो सब करे। और कहीं भी आप नहीं देख रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम कंट्रीज को पूछ नहीं रहा है, कोई भी हमास के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के अगेंस्ट नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं आपको ये बता रहा हूं, दिस इज अ कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन गो हेवायर एनी टाइम इट वांट्स। मुझे ये मानना है। और अगर लाइक अगर आप इट लुक्स लाइक इट अगर विल गो हेवायर एनी टाइम। देखिए, हेवायर में भी फायदा तो अमेरिका का ही है। अमेरिका इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड बिकॉज उसके जो क्रूड प्रोडक्शन है, इट इज सेल्फ रिलायंट। अरे प्रॉब्लम क्रूड की होगा। बात छोड़ो सर, सिविल अनरेस्ट जब नेशंस के अंदर पूरे यूरोप के शहरों में जिस हिसाब से अभी प्रदर्शन हो रहे हैं, और जैसे ही ये ग्राउंड इन्वेशन शुरू हुआ है अभी इसराइल का, और गाजा की तस्वीरें आनी शुरू हुई, और जो उत्पात मचेगा पूरे विश्व में इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, दैट कुड गो बैड एनी टाइम। वो कभी सर, भी हो सकता है। देखो, यूएन की बात करें हम, यूएन में अभी वोट हुआ, यूएसए ने एक प्रपोजल रखा था सीज फायर करवाने का, इंडिया एब्सटेन, मींस इनडायरेक्टली वी सपोर्टेड इसराइल। हमने इसराइल को सपोर्ट किया कि जो पहले से करते आ रहे हैं।
हमास एक टेररिस्ट ग्रुप होने के नाते हम उसको सपोर्ट नहीं करते, वो बात भी सही है। मगर आप जो बोल रहे हैं ना, एवरीथिंग इज लुक थ्रू द प्रिज्म ऑफ मनी एंड इकोनॉमिक्स, इट डजंट हैपन दैट वे, क्योंकि ये इंसानों के बीच की लड़ाई है सर, और जब लड़ाई इंसानों के बीच की होती है, वहां इंसान और उसका मजहब और उसके इमोशंस पहले आते हैं। Why is it that Israel should vow we will change the geography of Middle East? उनके 1200 लोग मरे जिस हिसाब से बारबेरिक रूप से हमास ने उनको टॉर्चर किया, रेप किया, मारा, बच्चों को मारा, तब जाके इजराइल went on and said this कि हम ज्योग्राफी बदल देंगे। तो ये खाली पैसों के बदौलत नहीं होता, ये मेरा कहना है। इकोनॉमिक्स बराबर है, इकोनॉमिक्स बराबर है, एक लेवल पर है, मगर उससे आगे तो इट्स बेसिकली ह्यूमन नेचर, माइंड। देखिए आप जो बोल रहे हो बरोबर है। मैंने आपको क्या बोला, एक कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें इमोशंस को चैनलाइज किया जा रहा है। मैं ये भी नहीं मान सकता कि इजराइल की जो डिफेंस, जो इजराइल का जो नेटवर्क है, स्पाई नेटवर्क, वाज नॉट एबल टू फिगर आउट कि इतना बड़ा अटैक होने वाला है। कुछ ना कुछ सैबोटेज तो उधर भी हुआ है, ठीक है। और मेरा एक और एक चीज मानना ये है कि आगे जाके ये कॉन्फ्लिक्ट विल गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज द लॉन्गर इट गोस उतने ज्यादा आर्म सेल्स होगा। आप जैसे बोल रहे हैं कि ये 2 महीने में खत्म हो जाएगा, हो जाए तो अच्छी बात है। स्विफ्ट वॉर, वेरी वेरी स्विफ्ट वॉर। देखो आर्म्स लॉबी के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ये मजहबी इंटेंशन, मजहबी जिहाद का एक इंटेंशन। देखो वहां रशिया यूक्रेन के अंदर एक बात हमें समझनी है कि बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम रिलीजन। यहाँ एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को खत्म करने के लिए लड़ रहा है। जब ये बात आती है वहां पर फिर सर बाकी कुछ नहीं होता। देखिए मैं आपका पॉइंट मानता हूं, बट मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स बोलना चाहता हूं इसमें। अगर कहीं पे अगर सिविल वॉर चालू होएगा, दैट बैटल ग्राउंड विल बी यूरोप। सेकेंड, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर। जो बाइडेन की रेटिंग्स बहुत कम हो चुकी है, सो डेफिनेटली ही विल लाइक टू हैव अ वेरी लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट अराउंड 4 to 6 months, जिसके कारण उन्हें भी बिल्डअप मिले। सो एक तरह से सब जगह से ये मुझे लग रहा है एक स्क्रिप्टेड कॉन्फ्लिक्ट है। आप जो बोल रहे हो वो बात भी मैं मानता हूं, बट इसको चैनलाइज किया जा रहा है। जो जितने भी ये इवेंट्स है और स्क्रिप्ट किया जा रहा है, डिफरेंस किया जा रहा है। तो आज अगर अमेरिका को अगर रोकना है ये वॉर, दे शुड आस्क कतर टू स्टॉप फंडिंग हिजबुल्लाह, दे शुड आस्क कतर टू स्टॉप फंडिंग हमास। एवरी मंथ अराउंड मेरे ख्याल से 250 करोड़ रुपए, $30 बिलियन जा रहा है हमास को। आप सोचिए, कटार इज फंडिंग हमास। तो ये अमेरिका क्यों? हमास का लीडर जो कतर में रहता है, इस्माइल कनिया, ही इज ऑलरेडी सेड दैट इज हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। Qatar has become a rogue state, and they are utilizing, they are weaponizing their gas and liquefied petroleum. They have weaponized their liquefied petroleum. That is the way they are. मेरा एक ही चीज मानना है, अमेरिका चाहे तो कटार को बोल सकता है कि इन्हें अभी फंडिंग बंद कराओ। इनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बंद करने से आधी फंडिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी। बट अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई है कटार, और कटार फंड कर रहा है हमास को। और अमेरिका का अनदर क्लोजेस्ट एलाई है इन द मिडिल ईस्ट, दैट इज इजराइल। सो दिस इज अ कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट, मेरा मानना है। आप भले ही आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, बट मुझे तो एक आउट ऑफ द प्रिज्म बॉक्स में देखता हूं जो मीडिया नहीं दिखाती है। मुझे तो एक बहुत ही कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, जिसमें अमेरिकन वेपन्स और अमेरिकन आर्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा रहेगा। और इसमें 2 मेजर कंट्रीज जिनको फायदा है वो एक अमेरिका और रशिया, और किसी को फायदा नहीं रहेगा। द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट स्टैंड्स टू लूज। सबको प्रॉब्लम्स आएगा। बाकी आगे जाके आप जैसा बोल रहे हो, एक पॉसिबिलिटी हो भी सकता है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे स्ट्राइक भी इन्वॉल्व हो जाएगा, कि उन्हें भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का मौका ना मिले। और इनफैक्ट जो अभी 10 कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो भी नहीं चाहते कि 11वां कंट्री आ जाए।
बराबर। मेरा ये मानना है। दर्शक तो बच्चों, वक्त वो बहुत एक कम बचा लाज है। वो उमेश जी, लाजर वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास, बहुत वक्त निकाल के पता रखा है। मेरा हो गया। बहुत वक्त कम बचा है। दर्शक मित्रों, आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखो ये कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात जहां आती है ना, वहां डर लगता है। और डर इस हिसाब से लगता है, कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट में ह्यूमन इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रहती। ह्यूमन इमोशंस की, ह्यूमन माइंडसेट की कोई वैल्यू नहीं रहती। 2 4 5 हजार मरने हो तो मरे, ये एटीट्यूड जब आ जाता है ना, तब विश्व 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 युद्ध की ओर चला जाता है। और इसीलिए मैं इस पे जरा भी विश्वास नहीं करता। मित्रों, उमेश जी का कहना है कि मिडिल ईस्ट में ये हमास इजराइल वॉर है, इट्स कंट्रोल्ड बाय समवन बिकॉज दे आर गोइंग टू बेनिफिट इट। देयर इज अ क्रेडेंस टू दैट आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट सही भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यूएस का एयरबेस, यूएस का नेवल बेस कतर में है, नेवल बेस, सॉरी नॉट एयरबेस, नेवल बेस कतर में है। उसकी वजह 2 4 दुश्मनों पे बड़ी नजर रखने के लिए, उनको काबू में रखने के लिए है। They have a huge presence of 50,000 plus. And now, when the jihad is called against USA and Israel, where will those 50,000 go? See, आने वाले थोड़े दिनों में बहुत से सवाल के जवाब मिलने वाले हैं दोस्तों, और बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। मैं कल के मेरे एक सोलो वीडियो में भी बता चुका हूं आप लोगों को कि आने वाले 15 20 दिन बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। ये युद्ध कहां तक जाएगा उसका हमें पता चलेगा। अब तो अगले 2 3 दिनों में कितने बंकर बस्टर बॉम्ब यूज होते हैं, कितने किलोमीटर की टनल का नाश होता है, वो जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ये टनल नेटवर्क साफ हो गया महीने के अंदर, देन वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग विच नोबडी एक्सपेक्ट्स इट। और मैं दोस्तों, एक और एक हाँ बता दो मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा। वॉरेन बफे ने अभी अपनी पोजीशंस ऑयल काउंटर्स में बढ़ा ली है। उन्होंने अपना स्टेक अभी कल ही बढ़ाया है, और क्रूड का प्रेडिक्शन था जो $85 था, वो $90 पहुंच चुका है। और ये यहाँ तक बोला जा रहा है कि अगले 15-20 दिन में अगर ये $130-140 तक भी पहुंच सकता है। और ये हो चुका है यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान, इनिशियल डेज में, फरवरी 2022, मार्च 2022 के टाइम पे। तो दर्शक एक मित्रों, तरह देखो से ये इकोनॉमिक प्रिज्म से देखने की बात है। इकोनॉमिक प्रिज्म से जब आप देखोगे कोई युद्ध को, तो आपको यही लगेगा जो उमेश जी ने बताया। और प्रगति की राह पे चले हुए देश को इकोनॉमिक प्रिज्म से देखना भी चाहिए। और हम जहां तक युद्ध में नहीं इन्वॉल्व है तब तक अच्छा है। हाँ, मगर सामने से अगर कुछ उंगली होती है तो उंगली का जवाब कैसे देना हमें आता है। और वही शायद पाकिस्तान के साथ होने वाला है। मित्रों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मगर जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं, आप लोग प्यार तो बहुत करते हो, देखते भी हो, प्लीज थोड़ा सा बटन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर से नए वीडियो में और कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग विषय लेके आपके साथ में हाजिर होंगे। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।